बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज हम भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG ऑफ इंडिया के बारे में वार्ता करेंगे। संसदीय लोकतंत्र में जैसे बजट को संसद से पारित करवा करके हर लोक हित में जनता द्वारा लोकसभा के अंदर भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही हम जो धनराशि सरकार के पास होती है उनकी अनुमति से ही हम उस धनराशि का व्यय करते हैं। अब इसके पश्चात यह भी एक आवश्यक तत्व है कि जो धनराशि खर्च हो रही है और सरकार जो काम कर रही है उसकी लेखा परीक्षा की व्यवस्था हो। तो संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को एक प्रहरी की भूमिका सौंपी। भारत में लेखा परीक्षण विभाग की रचना वैसे तो बहुत पूर्व 1853 में हो चुकी थी, किंतु स्वतंत्र निकाय के रूप में यह सन 1919 के अधिनियम के साथ स्थापित किया गया। इस समय वह भारत सरकार के स्वतंत्र बना दिया गया था। इसकी नियुक्ति भारत सचिव द्वारा की जाती थी और सम्राट के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर कार्य करता रहता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन उसके स्तर तथा महत्व के में वृद्धि आई जब उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी तथा उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण सह-परिषद सम्राट द्वारा किया जाने लगा। उसे उसके कार्यकाल से हटाने के लिए बड़ी प्रक्रिया अपनानी होती थी जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती थी। कार्यपालिका से उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह अपने पद से हटने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अधीन अन्य कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। सन 1947 के पश्चात 1950 में जब हमने अपना संविधान लिया तो कंट्रोलर उसका नाम रखा गया। उसके नाम में नियंत्रक का नया पद जोड़ना इस बात का सूचक था कि भारत के वित्तीय प्रशासन में एक नई परंपरा का श्रीगणेश किया जा रहा है। सरकारी राजकोष पर नियंत्रण 1935 के भारत सरकार नियम के अनुसार प्रत्येक प्रांत में स्वतंत्र लोक महालेखा अध्यक्ष अकाउंटेंट जनरल की नियुक्ति की गई थी। 1950 के भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें संसद कानून द्वारा निश्चित करेगी और जब तक वे इस प्रकार निश्चित नहीं की जाती तब तक अनुसूची में जैसा उनका उल्लेख किया गया वैसे ही रहेंगी। अनुच्छेद 1949 और इनके अंदर हमने यह आलेख किए हैं। अब अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसकी नियुक्ति करता है। इसकी स्वतंत्रता के ऊपर हम एक थोड़ा सा आपको टिप्पणी करना चाहते हैं कि उसे पद को हटाने की प्रक्रिया एवं कारण भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होता है पद ग्रहण से पूर्व उसे निर्धारित विधि के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ अथवा निष्ठा प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। संसद उसके पद का वेतन तथा सेवा की शर्तें निर्धारित कर सकती है, किंतु एक बार नियुक्ति हो जाने के उपरांत उसके वेतन, अवकाश, निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप कार्यपालिका के पूर्णतया स्वतंत्र कार्यपालिका के मतलब न्यायाधीश के अनुरूप उनके तरह से कार्यपालिका से वह पूर्णतया स्वतंत्र बन जाता है। अब स्वतंत्रता से यह रहता है कि वो जिनकी
ऑडिटिंग कर रहे हैं, जिनकी लेखा परीक्षा कर रहे हैं, वे वही कार्यपालिका है जिसके सारे खर्चों की वो लेखा परीक्षा करेंगे। तो उनके दबाव में ना रहें, किसी भी प्रकार से उनके दबाव में ना रहें, जिससे कि उनके कार्यकलापों को वो बिल्कुल न्यूट्रल होके, इम्पार्शियल होकर के देख सकें। नियंत्रक एवं महापरीक्षक दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हम कार्य और शक्तियों के बारे में उनकी चर्चा करते हैं। उनके कर्तव्य इस बात को देखे गए भारत की संचित निधि से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही समझ धनराशि निकाली जा रही है या नहीं। दूसरा कार्य सार्वजनिक लेखों के महालेखा निरीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के रूप में है। उसका कर्तव्य इस बात को देखना है कि समस्त सरकारी धन का व्यय संसद द्वारा पास किए गए कानून एवं नियमों के अनुसार किया जा रहा है। लेखा परीक्षा के संबंध में उसके कर्तव्य निम्नलिखित हैं। वह सारे सरकारी व्यय की लेखा परीक्षा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करता है कि व्यय किया गया सारा धन कानूनी रूप से उन सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध था जिनके लिए उसका उपयोग किया गया है और उस व्यय की समुचित स्वीकृति पहले से प्राप्त कर ली गई है। दूसरी बात कि वह ऋण निक्षेप या शोधन निधि सिंकिंग फंड्स उच्चंत खाता सस्पेंस अकाउंट्स उगाऊ धनराशियों से संबंध रखने वाले केंद्र एवं राज्य संबंध से सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा रखे जाने वाले जो भी व्यापारिक एवं निर्माण कार्य संबंधी कार्यों में लाभ हानि के विवरणों को उनके जो पक्के चिट्ठों जो बैलेंस शीट्स होती हैं उनका लेखा परीक्षा करते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की आय की जांच कर सकते हैं। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर वह किसी भी सरकारी विभाग के भंडार के सामान सामग्री स्टोर्स एंड स्टॉक्स के लेखों की जांच कर सकते हैं और वह सरकार की प्रार्थना पर अथवा अपने विवेक से भी स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा जैसे अतिरिक्त वर्तमान कर्तव्य भी निभा सकते हैं। दी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अमेंडमेंट अधिनियम 1984 द्वारा इसकी शक्ति में वृद्धि की गई है। तो हम ये देखते हैं कि इनके कार्य काफी विस्तृत हैं और अब क्या होता है जब ये जाके किसी भी डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग करते हैं तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं जिन्हें हम ऑडिट पैराज कहते हैं और फिर वो ऑडिट पैरा बना के फिर वो उनकी रिपोर्ट बनती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ये सारे काम करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों में अलग अलग जांच प्रतिवेदन तैयार करने पड़ते हैं इनको और इस काम को समुचित तरीके से करने के लिए इनके पास करीब 55,000 से ज्यादा कर्मचारी महीनों से लेकर वर्षों तक केंद्रीय और राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में ढेरों रिकॉर्डों को उलटने पलटने उनकी जांच पड़ताल करने और अधिकारियों से पूछताछ करने तथा जांच मसौदों की अवस्थाओं से गुजरने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। वित्त मंत्रालय के जरिए रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और अनुमोदन के बाद वह संसद में रखी जाती है जहां लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की मदद आगे की जांच पड़ताल में लेती है और संबंधित विभाग को आड़े हाथों ले सकती है। तो अब यहाँ पे एक रोल यह आता है कि जो भी हम ये जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं अलग अलग जगहों से वो एकत्रित होकर के फिर एक रिपोर्ट अलग अलग मुद्दों पे जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उनके ऊपर तो सेपरेट रिपोर्ट्स होती हैं फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स बन करके और राष्ट्रपति के पास जाती हैं जैसा आपको बताया वित्त मंत्री के थ्रू और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति उनको पार्लियामेंट में उसको पेश करवाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर एक लोक लेखा समिति बनी हुई होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये फिर उन रिपोर्ट्स को उनके जरिए जो विभाग हैं जो मंत्रालय हैं जिनके संबंधित ये रिपोर्ट होती है उनसे फिर जांच पड़ताल करती है पूछताछ करती है विचार उनका पोस्टमार्टम करती है। तो उस समिति के अंदर 15 जने लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के वो ज्यादातर वह होते हैं विपक्ष के जो सदस्य होते हैं वो उनमें से एक उसका अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो इन सीएजी की इन रिपोर्ट्स को वो सामने रखते हैं अपने और मंत्रालयों के और विभिन्न जो विभाग हैं उनके उच्च अधिकारियों को या मंत्रियों को बुला करके उनसे पूछताछ करते हैं उन खामियों के बारे में जो सीएजी की रिपोर्ट में उजागर की गई हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट बना करके
और वापस भिजवाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट फिर अपनी जांच पड़ताल के बाद संसद में प्रस्तुत करती है और इस समय जो खामियां पाई जाती हैं वो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती हैं सरकार की आलोचना करने के लिए। सरकार की खामियां उनके सामने आ जाती हैं और इस तरह से हम ये देखते हैं कि लोक लेखा समिति वह जगह बन जाती है जहाँ पे सरकार की छोटी या बड़ी जो खामियां हैं, जो धन के उपयोग से संबंधित जो विवरण सामने आए हैं, उनमें जो दोष हैं, उनको ऊपर विचार विमर्श करवाने का तो ये बहुत बड़ा दबाव होता है सरकार के ऊपर कि उनकी खामियों को उजागर करने के लिए काम कर रही है लोक लेखा समिति और सरकार को उसका जवाब देना पड़ जाता है। कई बार सरकार जवाब नहीं देने के कारण भी या ऐसे बड़े विवाद होने के कारण सरकारों में सत्ता पलट भी देखा गया है अगले चुनावों के अंदर। तो उन चुनावों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है। जैसे बोफोर्स की जो जब ये सब काम हुआ था तब भी चारा घोटाला बिहार का एक बहुत फेमस एक उजागर किया गया कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का एक रिपोर्ट में। और उसके बाद सरकारें बदली, बिहार के अंदर सरकार गिरी और वो चारा घोटाला तो आज तक याद किया जाता है। जब उसको बीत गए हैं इतने बरस, करीब 2 दशक से ज़्यादा उसके ऊपर निकल गए हैं, तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये केस चले जो उस समय मुख्यमंत्री थे और वो आज उन केसेस में और अन्य रिलेटेड केसेस के अंदर भी वो सजा भुगत रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति और उससे अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम आखिर में आते हैं उसकी स्थिति और स्थिति पर। नियंत्रक एवं महालेखा कार्य दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको समझाया। उसे प्रहरी और रखवाला कहा गया है। सार्वजनिक द्रव्य का जो सार्वजनिक जो धन है उसका प्रहरी और रखवाला वॉचडॉग कहा गया है। कतिपय आलोचकों का कहना यह कई बार यह भी है कि वह अपने अधिकार की मर्यादा को भुला देता है। उसे जागरूक पहरेदार के स्थान पर उसे रक्त पिपासु शिकारी कुत्ता ब्लड हाउंड भी कम माना गया है कई बार, जो सरकारी अधिकारियों की टांग को पकड़ लेता है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है और प्रशासन के कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। बोफोर्स तोप सौदे में सीएजी की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया था। एनकेपी साल्वे जो तत्कालिक सीएजी श्री टी एन चतुर्वेदी की को चार्ली मस्करा तक कहा डाला, उन पर अभियोग लगाने की धमकी भी दी गई। टी एन चतुर्वेदी हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंदर बहुत महान विद्वान माने जाते हैं और बाद में वो हालांकि राजनीति के तरफ भी आ गए और बाद में कर्नाटका के गवर्नर भी बने, सांसद भी बने, लेकिन अंत में उन्हें हम जानते हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष रहे और बहुत बड़े विद्वान माने गए हैं। उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के ऊपर एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है जो हम तृतीय वर्ष के अंदर बीए थर्ड ईयर के अंदर हम और एमए के अंदर हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस तरह हम माने कि टी एन चतुर्वेदी की जो उस समय के जो उन्होंने उजागर किए घोटाले बोफोर्स के टाइम पे और चारा घोटाला भी उन्हीं के समय सामने आया था, तो उससे भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक हुई थी। तो इस तरह हम मानते हैं कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का जो कार्य है वो अत्यंत उपयोगी कार्य है। सरकारी धन जनता की धरोहर होता है, उसकी समुचित अभिरक्षा आवश्यक है। और अशोक चंदा ने कभी एक जगह लिखा है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की संवैधानिक या कानूनी स्थिति चाहे कुछ भी हो, किंतु उसके कार्यों को कम करना राष्ट्रीय वित्त पर संसदीय नियंत्रण के प्रति एक आघात माना जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, देखिए ये सब जो संस्थाएं हैं वो भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के बनाई थी और उनकी निष्पक्षता और न्यूट्रलिटी को रखने के लिए जो प्रावधान किए गए थे वो आज भी बनाए रखने अति महत्वपूर्ण है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि कुछ उनके अंदर आघात आ रहे हैं और उनको कमजोर भी किया जा रहा है। कैसे लोगों को बिठाया जाए उसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस व्यक्ति को आप वहां भेज रहे हैं सीएजी बना करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियुक्ति तो केवल मंत्रिमंडल के निर्णय प्रधानमंत्री का कहा जाए, प्रधान कार्यपालिका ही नियुक्ति दे रही है, उसमें विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नियुक्ति बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है आजकल, उसके अंदर बहुत ही कंट्रोवर्सी आती है कि आप किस व्यक्ति को वहां नियुक्त कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपने शब्दों में कहा था कि संसद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो आलोचना करने का मतलब होगा संविधान के तहत उनकी स्थिति को कमजोर करना। तो बोफोर्स सौदे पर सीएजी रिपोर्ट के समय यह तथ्य उजागर हुआ कि सरकार ने जानबूझकर सीएजी के काम में अड़ंगे डाले
और लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि सीएजी, कई बार तो ऐसे आरोप आने लग गए हैं कि सीएजी सरकार के कमियों को उजागर करने के बजाय उनको कई बार कमजोर, जो आरोप हैं उनको कमजोर करने के अंदर भी लग जाते हैं। ये आरोप है और इस पे लोकतंत्र है, इसमें चर्चाएं चलती रहेंगी। लेकिन सीएजी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारे देश के अंदर, और यह एक संवैधानिक पद अति महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।